हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर की। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो। ठीक है, उसी को बोलेंगे ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। ठीक है, यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो उसको बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या फिर ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया, या अंग्रेजी में रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे इस क्वेश्चन में देखो CSO4 प्लस Zn मिल करके ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखो, Cu के पास ऑक्सीजन था लेकिन Cu के पास अब ऑक्सीजन नहीं रहा, तो Cu का क्या हो गया, तो Cu का हो गया रिडक्शन। Cu का क्या हो गया, रिडक्शन। जिंक के साथ ऑक्सीजन सट गया तो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर क्या है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब पहचानेंगे कि ये रिडक्शन हो रहा है यानी अपकरण हो रहा है। ठीक है, तो यदि ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ठीक इसका उल्टा ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन सटा और MgO बना लिया, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं यहाँ पे देखो CuO था, Cu के साथ O सटा हुआ था, O निकल गया, यानी CO के साथ Cu से O निकल गया। ठीक है, तो Cu का इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दूसरा अंतर समझते हैं, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखो H2S सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुटा हुआ था, बाद में अभिक्रिया के बाद सल्फर से हाइड्रोजन हट गया, तो इसका मतलब सल्फर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। वहीं दूसरा में देखो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुट गया है अभिक्रिया के बाद, इसका मतलब नाइट्रोजन का क्या हो गया है, अवकरण हो गया है, रिडक्शन हो गया है। तीसरा अंतर समझते हैं कि यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना भी जो है ऑक्सीकरण कहलाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे SnCl2 प्लस Cl2, देखो Sn के पास 2 Cl2 था, Cl हम जानते हैं क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, 2 Cl और आके जुट गया, यानी Sn के साथ 4 Cl हो गया, तो इसका मतलब है कि Sn का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं देखो ठीक इसके उल्टा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो है निकलना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो FeCl3, Cl क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे आयरन के साथ जो है 3 Cl है, लेकिन अभिक्रिया के बाद 2 ही Cl बचा है, इसका मतलब है कि FeCl3 का यानी आयरन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक इसके उल्टा जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुटना ऑक्सीडेशन था, तो जुटना ऑक्सीडेशन था। ठीक है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव का निकलना यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का जो है निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में देखो K2MnO4 में K2 साथ में था, ये K2 निकल गया, MnO4 से क्या हो गया, K2 निकल गया, तो इसका मतलब है कि MnO4 का क्या हो गया है, MnO4 का जो है तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि K क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये निकल गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यदि वो जुटेगा, या फिर कम जो विद्युत ऋण थी जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यदि वो जुटेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो CuCl2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी Cl2 है, बाद में भी Cl2 है, कॉपर इसके साथ आके जुट गया, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये जुटा, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सिंपल सी बात है, आप ए को खाली ऑक्सीडेशन का याद रखेंगे, ठीक इसका पलट देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या क्या याद रखना है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन है, जिसका मतलब हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुटना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम का जुटना ऑक्सीडेशन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुटना ऑक्सीडेशन है, जिसका मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का निकलना यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक इसका उल्टा रिडक्शन हो जाएगा, तो याद रखने में आसानी होगी। ठीक है,
लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा जो है इलेक्ट्रॉन के लेन देन की बात करता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन यदि दान किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज आएगा इसका मतलब उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना निगेटिव आएगा चार्ज, उतना क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन का दान होगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो रिडक्शन। जैसे मैग्नीशियम देखो, यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, Mg से Mg+2 हो गया, तो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। जिंक से जिंक+2 हो गया ऑक्सीडेशन, यानी प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन का को त्यागा जा रहा है और प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखो रिडक्शन में +2 से हो गया 0, +2 से क्या हो गया 0 हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया गया, तो ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया। चलो अब एक चीज समझ लो कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या अंतर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर या और वैलेंसी में अंतर क्या होता है। देखो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चों के बीच वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर समझने लगते, नहीं, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग चीज़ है। देखो वैलेंसी मतलब संयोजकता, तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं वही हमारा उसका वैलेंसी कहलाता है। और वैलेंसी यानी संयोजकता हमेशा क्या होती है, पूर्णांक संख्या में होती है। 0 भी रहेगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4, मैक्सिमम कितना हो सकता है 4। 4 से ज़्यादा होगा तो उसको 8 में से घटा के निकालते हैं, ठीक है। वहीं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर किससे डिसाइड होता है, अभी तुरंत समझे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, उसी के अनुसार डिसीजन होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब देखो याद रखना, जितने भी मुक्त अवस्था में उपस्थित तत्व हैं, यानी तत्व का पूछेगा, तत्व का जो मुक्त अवस्था में उपस्थित हैं या उसी को बोलते हैं अकेले है या विलगित रूप में है, अकेले को ही विलगित रूप में कहते हैं, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे पूछेंगे बताओ हाइड्रोजन का 0, सोडियम का, यदि वो अकेले है, वो किसी अणु के साथ नहीं है या वो किसी यौगिक के साथ सटा हुआ नहीं, बिल्कुल अकेले है, यदि कोई तत्व अकेले है किसी यौगिक के साथ नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक है। इसके अलावा समद्विपरमाणुक अणु, समद्विपरमाणुक अणु, समत्रिपरमाणुक अणु में जो परमाणु उपस्थित रहते हैं उन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों 0 होता है, देखो क्योंकि हम आगे जाके पढ़ेंगे जो यौगिक होते हैं, जो अणु होते हैं, उनका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो चूंकि समद्विपरमाणुक अणु है या समत्रिपरमाणु, जैसे कि नाइट्रोजन गैस N2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया, ये सब समद्विपरमाणुक अणु हैं। तो इसमें प्रत्येक में जैसे N2 की बात करें तो N2 का तो ओवरऑल 0 होगा, जिसकी वजह से N का भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला गया है। उसी प्रकार देखो समत्रिपरमाणुक में समझो, जैसे ओजोन O3 है, जब O3 का 0 होगा तो निश्चित तौर पे O का भी 0 होगा, ठीक है। तो उसी को बोल दिया गया, लिख दिया गया है अलग से कि समद्विपरमाणुक अणु हो या फिर समत्रिपरमाणुक अणु है, उसमें जो उपस्थित परमाणु है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, ठीक। इसी प्रकार कोई अपरूप है, अपरूप में जो होता है तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0 होता है, अपरूप है, ठीक है। अपरूप है उसमें जो तत्व होंगे, अपरूप में जो तत्व आए हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे कार्बन के ग्रेफाइट की बात करें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। S8 की बात करें, S8 सल्फर का अपरूप है, तो S8 में जो उपस्थित तत्व है, S8 अपरूप है, सल्फर का अपरूप है, इसमें जो उपस्थित तत्व है, कौन तत्व है, सल्फर है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार मिश्र धातु, कोई भी मिश्र धातु ले लो, उसमें जो धातु है, जो धातु है उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। जैसे सोडियम अमलगम की बात करें तो इसमें सोडियम का भी 0 होगा और अमलगम का भी 0 होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यदि उसमें उदासीन लीजेंड है, यदि उसमें उदासीन लीजेंड है। अब उदासीन लीजेंड कौन कौन है भाई, तो कार्बोनिल है CO जिसको कार्बोनिल बोलते हैं, दूसरा H2O है, H2O है, नाइट्रोसिल है NO जिसको बोलते हैं, ठीक, N2O शायद बोलते हैं, ठीक है। वो सब के सब क्या है, उदासीन लीजेंड है। यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उदासीन लीजेंड है तो उस स्थिति में जो सेंट्रल एटम होगा, जो केंद्रीय धातु होगा,
उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 होगा। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे NiCO4 में बात करें तो CO हमारा उदासीन लीजेंड है, तो जिसकी वजह से Na का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो होता है हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -1 ही होता है। क्यों -1 होता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन प्लस ए में है, प्लस नहीं, हाइड्रोजन फर्स्ट ए में है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1 होता है। लेकिन अपवाद है, यदि वो हाइड्राइड के रूप में यूज हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा -1 हो जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो -1 ही आता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो सामान्यतया जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, लेकिन पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर उसका -1 हो जाता है। जैसे H2O2 में तुम निकालोगे ऑक्सीजन का आएगा -1, यानी H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का डायरेक्ट क्या बोलेंगे, -1 होगा। सुपर ऑक्साइड के टर्म में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ हो जाता है, सीधे हाफ होते चला जाएगा, -½ हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जब तुम यहाँ पे निकालोगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ आएगा। ओजोनाइड की बात करें, ओजोनाइड के केस में जो होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होता है। तो आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है सामान्यतया। पर ऑक्साइड के केस में जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वहाँ पे -1 हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 हो जाता है, जैसे KO2 हो गया। ओजोनाइड के केस में जो होता है -1/3 हो जाता है, जैसे KO3 रहेगा तब। अब पीरियोडिक टेबल वाइज समझ लेते हैं। तो जो एस ब्लॉक तत्व हैं, एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, एस ब्लॉक हमारा कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट ए में है और सेकेंड ए में है। तो फर्स्ट ए में जितने भी तत्व हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जो सेकेंड ए में है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक वाले का। पी ब्लॉक वाला थर्ड ए से लेके 8A तक चलता है। थर्ड ए, तो इसका थर्ड ए वाले का ऑक्सीडेशन देखो। अब याद रखेंगे कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम होता है वर्ग संख्या के बराबर, और मिनिमम जो होता है वर्ग संख्या -8 के बराबर, वर्ग संख्या -8 के बराबर, यानी वर्ग संख्या में से 8 घटा दो उसके बराबर होता है। जैसे जो थर्ड ए में जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, वर्ग संख्या यानी 3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन वहीं इसका मिनिमम पूछेंगे तो बताओ बाबू कितना होगा, तो मिनिमम 3 - 8 यानी -5 होगा इसका, यानी -5 से लेके +3 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन +3 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। यदि हो रहा है तो इसका मतलब गलत ऑप्शन है, गलत आंसर है हमारा। 4A में जो भी है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना होगा, +4 होगा। मिनिमम की बात करें 4 - 8 यानी -4, यानी -4 से +4 तक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगा। हम पूछेंगे कि बताओ क्या कार्बन का 6 हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम +4 तक ही। मिनिमम बोलेंगे कि मिनिमम 5 हो सकता है, तो कभी नहीं। जो 5A में है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, वर्ग संख्या यानी +5 के बराबर, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 5 - 8 यानी -3 के बराबर। 6A में जो है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 7 का जो 8A वाला ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। चलो अब आगे समझते हैं। जो उदासीन अणु हैं, ठीक है, जो उदासीन अणु हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब उसमें हमें जिस भी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उस अणु में, उस तत्व का, उस परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान के चलते हैं X। ठीक है, उस हिसाब से हम आंसर कर देते हैं। जैसे H2SO4 ये उदासीन अणु है, इसमें बोले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करो, तो सल्फर वाले को X मान लेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, तो 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है, सामान्यतः -2 होता है। ठीक है, तो -2 × 4 यानी -8 बराबर किसके होगा, 0 के होगा। यहाँ से X का मान आ गया +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में कितना हो गया, +6 हो गया। HNO3 में नाइट्रोजन का इसी प्रकार KMNO4 में Mn का कितना होगा, +7 होगा। अब याद रखेंगे
आगे H2SO4 का हमने देखा +6 हुआ, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हुआ। H2SO5 में जब निकालने जाते हैं ना तो +8 आ जाता है, और H2S2O8 में निकालने जाते हैं तो +7 आता है। अब तुम ही बताओ, सल्फर जो है बाबू 6A का है, उसका मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम कितना होगा अपनी वर्ग संख्या के बराबर, यानी +6 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब गलत है। जब इसका फिगर बना के किया जाता है तो 6 ही आता है, ठीक है। तो सीधी तौर पे उतना याद नहीं रखना है, ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कितना पे जाएगा, 6 पे ही जाएगा। कितना ज़्यादा हो रहा है, आके कहाँ चला आएगा, फिर 6 पे ही आ जाएगा, अपने वर्ग संख्या के बराबर ही। यानी H2SO5 हो या H2S2O8 हो, ये नहीं कि निकाल लिए अब बोल दिए कि अच्छा +8 आएगा +7 आएगा, नहीं, +6 ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम से ज़्यादा हो रहा है तो वो मैक्सिमम पर ही ले आओ, ठीक है। घूम फिर के फिर वहीं आ जाना है उसको। अब आयन के, कोई आयन है, ठीक है, आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, ठीक है। जैसे सल्फेट में पूछेंगे बताओ सल्फर का, तो जिसका निकालना होता है उसको x मान लो। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 ऑक्सीजन -8, x -8 बराबर किसके लिखेंगे, -2 के बराबर। यहाँ से x का मान कितना आ गया, +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार फॉस्फेट की बात करें, फॉस्फेट में फॉस्फोरस का निकालना है तो उसको x मान लो, तो x इधर हो जाएगा 4 दूना, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, तो x -8 बराबर किसके, उस पे उपस्थित आवेश के, यानी -3 के बराबर। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, +5, यानी फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। चलो अब आते हैं सवाल पे। तुमसे पूछा कि फॉस्फेट में फॉस्फोरस, सल्फेट में सल्फर, और क्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। तो बिल्कुल आसानी से हम जानते ही हैं, जो आवेश होता है, जो आयंस होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जिसको निकालना होता है उसको x के बराबर मान के अपना निकाल लिए, +5 +6 आ गया। देख लो, कहीं दिक्कत है तो पूछो। चलो अगला सवाल। अगला सवाल में बोला कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है। आपको बताना है कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो बाबू CH4 से HCl हो रहा है, ठीक है। अभिक्रिया से पहले CH4 है, CH4 में कार्बन है, अभिक्रिया के बाद जो है CCl4 में, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन का निकालना है, जिसको निकालना है उसको x मान लेंगे, तो x हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में, नहीं सर, आयनिक यौगिक होता तब ना हाइड्राइड होता। ये हमारा कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक है तो ये हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 ही लेके चलेंगे। तो एक का हाइड्रोजन का +1 तो 4 हाइड्रोजन का +4, यानी x + 4 बराबर 0, क्योंकि उदासीन अणु का जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, -4, यानी CH4 के केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4 है। वहीं CCl4 के केस में कार्बन का निकालना है तो x, क्लोरीन का कितना होता है, 7 एक ग्रुप का है तो -1 होगा, 7 एक ग्रुप, ठीक है। Cl, हाँ, तो इसका कितना होगा, -1 होगा, तो 4 है तो -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा तो x -4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ गया +4, तो -4 से कितना हो गया, +4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निकेल का पूछ रहा है, सेंट्रल एटम का। तो हम देख रहे हैं CO हमारा क्या है, उदासीन लीजेंड है, उदासीन लीजेंड है, तो इस स्थिति में Ni का क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम का 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आपका कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, पूछ रहा है कि बताइए प्रत्येक में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल है, देख ले, आसानी से कर लेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि कौन गलत है, कौन गलत है। तो सिंपल सी बात है, आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन गलत है। सल्फर, ऑस्मियम का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन का तो हम बता ही सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर ये सब 6A ग्रुप में है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा मैक्सिमम +6 होगा, मिनिमम जो होगा -2 होगा।
यानी -2 से लेके +6 तक हो सकता है। जबकि तीसरे ऑप्शन में तुम डायरेक्ट देख लो ना, सल्फर का दिया हुआ है +8, क्या संभव है? नहीं है, तो यही गलत हो गया। सोडियम अमलगम में सोडियम का, तो कोई भी मिश्र धातु है उसमें जो भी उपस्थित धातु होते हैं उन प्रत्येक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, यानी सोडियम का भी 0 होगा, पारा का भी 0 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, हाँ ये सवाल देखिए, बोला किस यौगिक में आयरन की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है? किसमें जो है आयरन कम ऑक्सीडेशन स्टेट रखे हुए है, ये बताइए, कम रखे हुए हैं, ये बताइए। ठीक है, तो चलो बारी बारी से चेक करते हैं। पहला वाला FeSO4NH2 का, FeSO4NH4 का होल 2SO4 6H2 ये मोहर साल्ट है। ठीक है, तो इसमें Fe की बात करनी है, तो Fe किसके साथ है? FeSO4 के साथ है। तो FeSO4 को तोड़ो ना बाबू, तोड़ोगे तो Fe+2 और SO4-2, और Fe पर जो आवेश +2 है वही उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, वही उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर। यानी इस स्थिति में मोहर साल्ट के केस में Fe पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2 हो गया। अगला बात करते हैं दूसरा, दूसरा हमारा क्या है? देखो बाबू, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है साइनाइड CN का कितना होता है? माइनस, पहले ये समझो, पोटेशियम के जो है एक के पे +1 होता है, तो 4 के है तो +4 होगा, तो इधर +4 हुआ, इसका मतलब है कि बिग ब्रैकेट का भी ओवरऑल +4 आना चाहिए, तो +4 आना, सॉरी -4 आना चाहिए, -4 आना चाहिए, +4 -4 मिलके ओवरऑल 0 होना है। ठीक है, तो +4 ये हुआ, तो बिग ब्रैकेट के ऊपर भी जो है हमारा -4 होना चाहिए, तो -4 करना है, तो साइनाइड का क्या होता है? एक साइनाइड का होता है -1, तो 6 साइनाइड का -6। ठीक है, तो -6 में क्या जोड़ दे या घटा दे कि ओवरऑल -4 आ जाए? तो मैं +4 करना पड़ेगा, सॉरी -6, -6 में क्या जोड़ दे घटा दे कि -4 आ जाए? तो +2 करना पड़ेगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा? यानी Fe का मान कितना आ गया? +2। तो इस स्थिति में हमारा जो है Fe का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया? +2। तीसरा वाला में तो हमारा जो है लीजेंड जो है हमारा जो है उदासीन लीजेंड है, तो Fe का तो 0 हो जाएगा। चौथा में देखते हैं, चौथा में देखते हैं Fe का निकालना है, तो Fe को 0 मान, Fe को निकालना है तो Fe को हम x मान लिए, x मान लिए, Fe संख्या में कितना है? 0.95, 0.94 से गुना हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, तो -2 बराबर किसके हो जाएगा? 0 के, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 2/0.94, यानी ये भी 0 से बड़ा आया, यानी सबसे छोटा कौन हो गया? सबसे छोटा वाला हो गया, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन हो गया? तीसरा वाला, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप क्या याद रखिएगा कि हम ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे जो है किसी भी अम्ल का एसिडिक स्ट्रेंथ और किसी भी क्षार का बेसिक स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। ठीक इसका उल्टा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, चलो, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्ट हिसाब किताब है किसके साथ? ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ का जो है ठीक इसका उल्टा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। पहला वाला सवाल में बोला कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो सल्फर का हमने सेंट्रल एटम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात किया। ठीक है, पहला में 4 आया, दूसरा में 6 आया, इसका मतलब है कि H2SO4 ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। दूसरा हमने HClO, HClO2, HClO3 सेंट्रल एटम क्लोरीन का निकाला, तो +1 +3 +5 आया, तो सबसे बड़ा सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ कौन हो जाएगा? HClO3 हो जाएगा, फिर HClO2, फिर HClO हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार N2O, NO, N2O3, N2O4 में बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्ञात करें, तो हम क्या किया, हमने क्या किया, नाइट्रोजन का जो है प्रतीक में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात किया। ठीक है, उस आधार पे हमने बता दिया कि कौन ज़्यादा, जिसका अथी ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा है। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ में जैसे CuOH का होल 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपर का निकालेंगे, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। चलो
और अगली चीज़ आप क्या याद रखेंगे कि ऑक्सीकारक और अपकारक पहचानना है कि कौन ऑक्सीकारक है कौन अपकारक है। तो इसका पहचानने का तरीका है कि यदि किसी यौगिक में कोई तत्व जो है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यदि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो निश्चित तौर पे वो तत्व जो होगा, वो जो यौगिक होगा वो ऑक्सीकारक होगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। ठीक इसके उल्टा यदि कोई यौगिक में कोई तत्व जो है अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो जो यौगिक है अपचायक की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कोई दिक्कत? ये दोनों के बीच में हो, ठीक है, यानी ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो ना मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो वो हमारा जो है ऑक्सीकारक और अपकारक, ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह काम करेगा। जैसे H2O2 में H2O2 में हमने हाइड्रोजन का निकाला, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, H2O2 में हमने ऑक्सीजन का निकाला, पी ब्लॉक एलिमेंट यानी हाइड्रो ऑक्सीजन का निकाला। ऑक्सीजन का कितना आया, पर ऑक्साइड है तो पर एक ऑक्सीजन का कितना होगा -1, और ऑक्सीजन का होता कितना है -2 से लेके +6 तक, तो दोनों के बीच का है। इसका मतलब है कि ये हमारा ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह काम करेगा। तो कभी क्वेश्चन में दे तो फटाक से देख लेंगे कि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का है तो हम बोलेंगे कि वो क्या हमारा है, ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों हो सकता है। जैसे SO2 में सल्फर का देख रहे हैं जो कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, सल्फर का देख रहे हैं इसका +4 है, जबकि सल्फर जो है -2 से लेके +6 तक हो सकता है। ठीक है। वहीं पहला वाला में तुम देखो KMnO4 में Mn को देखो, K2Cr2O7 में Cr को देखो, H2SO4 में S को देखो, HNO3 में N को देखो, सब अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जिस वजह से ये सब क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकारक हो जाएंगे। ठीक है। वहीं H2S में तुम S को देखो, CH4 में C को देखो, NH3 में N को देखो, HI में I को देखो, ये सब अपने जो हैं ये सब जो है अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये सब हो गए परबल अपचायक, परबल अपकारक हो गए, परबल अवकारक हो गए। ठीक है। अब ऑक्सीकारक किसको कहते हैं तो हम पहले से ही जानते हैं। ऑक्सीकारक किसको कहते हैं, ऑक्सीकारक क्या होता है, तो ऑक्सीकारक वह होता है जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे लेकिन खुद का क्या हो, अवकरण हो। ठीक है। ठीक है। वहीं अपचायक या अवकारक किसको कहते हैं, यानी अपचायक या अपकारक किसको कहते हैं जो दूसरों का अवकरण करे और खुद का क्या हो जाए, ऑक्सीकरण हो। ठीक है। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। चलो अब हम लोग देखते हैं तुल्यांकी भार। ठीक है। देखो तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में किए थे। वहाँ पे यदि यौगिक हो या फिर अम्ल हो या फिर आयन हो, वहाँ उस हिसाब से बात किए थे। लेकिन यदि हमारा रिएक्शन दे दिए, अभिक्रिया दे दे, और किसी भी यौगिक को लेकर के पूछा जाए कि उसका तुल्यांकी भार कितना होगा, तो आप ध्यान रखेंगे उसके लिए अलग फार्मूला याद रखना है कि तुल्यांकी भार बराबर होता है अनुभार। ठीक है। यानी जो उस अणु का अनुभार है, अनुभार बटा, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, ठीक है, प्रति मोल, एक मोल में जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, एक मोल में, ठीक है, एक मोल में जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है या फिर ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। चलो अब इसको समझते हैं। देखो इस सवाल में क्या बोला कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक मध्यम प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, एक मध्यम प्रबल ऑक्सीकारक है। तो बताना है कौन सी अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण व्यवहार नहीं कर रही है, यानी इसमें से कौन सी अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण वाला व्यवहार नहीं कर रही है। जबकि बोल दिया कि सल्फर क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, सल्फर ऑक्सीकारक है तो वो क्या होगा, तो सल्फर जो होगा बाबू वो ऑक्सीकारक है तो वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, बल्कि और खुद का क्या होगा, अवकरण होगा। तो हम देख रहे हैं पहला वाला में, पहला ऑप्शन में सल्फर +6 से +4 हो गया, तो खुद का अवकरण हुआ, दूसरे का ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये जो, चलो ये तो ठीक ही है। दूसरा वाला में देखो सल्फर जो है +6 है, ठीक है, +6, और अभिक्रिया के बाद भी सल्फर का +6 है, तो इसमें सल्फर का क्या अवकरण हुआ, नहीं हुआ। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही पूछ रहा था। तुम तीसरा को देख लो, सल्फर +6 से क्या हो गया था,
एक जगह +6 दूसरा जगह +4, तो +4 तो हो रहा है ना, यानी खुद का अवकलन हो रहा है, तो ये भी सही था। चौथा में भी देखो वही बात हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। बोला FeCl3 ऑक्सीकारक है। देख लेते हैं ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, जो जिसका खुद का अवकरण हो और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे और खुद का अवकरण हो। तो देख रहे हैं Fe का क्या हो रहा है, Fe+3 से जो है +2 हो जा रहा है, इसका खुद का अवकरण हो रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत क्यों होगा, क्योंकि FeCl3 का खुद का अवकरण हो रहा है, यहाँ बोल रहा है ऑक्सीकृत हो रहा है, तो ये गलत हो गया। तीसरा में भी वही बात बोल रहा है, तो वो भी गलत हो जाएगा। चौथा में बोल रहा है H2S जो है ऑक्सीकारक है। बाबू ऑक्सीकारक कौन काम कर रहा है, FeCl3 कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि H2S अभिक्रिया दिया हुआ है, ये बोला इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है, ये बताना है। तो देखो यहाँ पे H2O2 की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति देख लेते हैं। H2O2 तो H2O2 यहाँ पे क्या देखो, सल्फर देखो -2 हो गया, सल्फर -2 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो -2 से 0 है, इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ। तो सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ, तो इसका मतलब H2O2 जो है इस H2S का ऑक्सीकरण करवाया, इसका खुद का क्या हो गया, अवकरण हो गया। इसका मतलब H2O2 क्या हो गया, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का हो गया। ठीक है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का हो गया। और H2S का खुद का ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये अवकारक हो गया, ये अवकारक हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह यौगिक जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो दोनों की तरह व्यवहार कौन करेगा, देखो ऑक्सीकारक कौन होगा, यदि देखो कोई यौगिक ऑक्सीकारक प्रबल ऑक्सीकारक तभी कहलाएगा जब उसका कोई तत्व जो है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। उसी प्रकार कोई यौगिक जो है प्रबल अपचायक या प्रबल अपकारक तभी कहलाएगा जब उसका कोई तत्व जो है क्या हो, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है, कोई यौगिक दोनों की तरह व्यवहार तब करेगा जब उसका कोई भी जब उसका जो है जब उसका सभी तत्व जो है किसमें हो, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच हो। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, H2O2। इस पे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस अभिक्रिया में बताना है कि H2O2 अपचायक है। हम जानते हैं कि H2O2 बाबू अपचायक उपचायक दोनों की तरह काम करता है। तो देखते हैं अपचायक किसमें है। अपचायक किसको बोलते हैं, अपचायक या अवकारक जो दूसरे का अवकरण करे और खुद का ऑक्सीकरण हो। दूसरे का अवकरण 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 +2 से Fe का +2 से +3 हो गया, तो ये नहीं होगा। Cl का देखो दूसरा में 0 से क्या हो गया, -1 हो गया, यानी यहाँ पे H2O2 इसका क्या कर रहा है, Cl का क्या कर दे रहा है, अवकरण कर दे रहा है और खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब है कि H2O2 हमारा क्या हो गया, अपचायक हो गया, यानी अवकारक हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपसे कह रहा है, ये एक बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि कोई यौगिक है जिसमें A B C परमाणु हैं, A का ऑक्सीकरण अंक दे दिया गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट A का +2 है, B का +5 है, C का -2 है। इस यौगिक का संभावित सूत्र क्या होगा। तो बाबू संभावित सूत्र वही होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो होना चाहिए, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर जो है यौगिक का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे किस पे रखने पे हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, A+2 B+5 C-2। ठीक है, तो देख रहे हैं किस पे रखने पे 0 आ रहा है, ए पे प्लस पहला वाला पे रखोगे तो ओवरऑल जो है तुम्हारा आवेश 0 नहीं आएगा, पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, तीसरा वाला पे रखोगे तो आ जाएगा, तो तीसरा वाला ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अब तुल्यांकी भार वाला समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो रिएक्शन दिया हुआ रहे और रिएक्शन में किसी का पूछे तुल्यांकी भार वाला, तो ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, उससे भाग लगाएंगे किस में, आणविक भार में, अनुभार में। तुमसे बोला N2 से NH3 के परिवर्तन में NH3 का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। तो N2 से NH3 तो देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन N2 क्या है, समद्विपरमाणिक अणु है। इसके प्रत्येक तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो, यानी इसमें एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। अब इसमें अमोनिया में एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो X प्लस हाइड्रोजन का क्या होगा, प्लस एक, तो 3 हाइड्रोजन है +3, यानी X + 3 बराबर 0। यहाँ से X बराबर क्या आ गया, -3, यानी एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -3। एक नाइट्रोजन का क्रिया कारक यानी अभिकारक में कितना था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 0 से -3 हुआ। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे NH3 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, तुल्यांकी भार। तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें 3 से भाग लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट यानी अनुभार में जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया या त्यागा गया उसी से भाग लगाते हैं, तो उसका हमारा तुल्यांकी भार आता है, यानी 17/3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस अभिक्रिया में बताना है Na2H2O3 का तुल्यांकी भार क्या होगा। ठीक है, तो Na2H2O3 तो इस अभिक्रिया में है नहीं, लेकिन इसी से कहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सल्फर की बात, तो सल्फर को पकड़ो, तो H2O3 पर आप इस कितना है 2- से क्या बना, S4O6 2- बना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अभी कारक में निकालो पहले, एक सल्फर का x मान लेते हैं, दो सल्फर का कितना हो जाएगा 2x, -6 बराबर -2, यहाँ से x बराबर आ गया +2। S4O6 वाला में निकालते हैं, एक सल्फर का x माना तो चार सल्फर का कितना हो जाएगा 4x, 4x -12 बराबर -2, यहाँ से x बराबर आ गया 2.5। तो बाबू ये जो है एक सल्फर का जो है हो गया कि आधा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया, +2 से कितना हो गया 2.5 हो गया, +2 से 2.5 हो गया, +2.5 हो गया। इसका मतलब है कि आधा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया। लेकिन जो पूछ रहा है Na2H2O3 का, उसमें कितने सल्फर हैं, 2 सल्फर, तो 2 सल्फर पे बात करेंगे, तो एक सल्फर पे जो है आधा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो 2 सल्फर पे कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। 2 सल्फर पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, यानी Na2H2O3 का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बटा जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया 1, तो 1/1, यानी इस स्थिति में इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर आ गया, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस अभिक्रिया में बताइए V2O5 का तुल्यांकी भार क्या होगा। V2O5 किससे बना है, तो VO से V2O5 बना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, VO से V2O5। चलो V, प्रत्येक V का निकालेंगे अभिक्रिया से पहले और बाद वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले वाले में आ गया +2, बाद वाले में 5 आ गया। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया, +2 से +5 कब होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा। ये केवल एक भी के लिए है, लेकिन तुमसे पूछ रहा है V2O5, तो इसमें भी कितने हैं, 2, तो 2 भी पे बात करना है। ठीक है, तो V2O5 में 2 भी है, अतः कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो चलो V2O5 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, उसके मोलिकुलर वेट में कितना से भाग लगाएंगे, 6 से भाग लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो धन्यवाद।